हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का हमारे जीवा क्लासेस में स्वागत है। आज हम समास के अंतर्गत हम दूसरा समास तत्पुरुष समास के बारे में चर्चा करेंगे, या फिर ऐसा कहा जाए कि आज हम तत्पुरुष समास के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लियर है? तो इसके पहले हमने अव्ययी भाव समास के बारे में हमने पढ़ाया था। अव्ययी भाव समास के बारे में हमने बताया था जिस समास का पहला पद प्रधान हो और क्या हो, अव्यय हो, या समासिक पद अव्यय हो, तो वह समास अव्ययी भाव समास कहलाता है। क्लियर है? और आज हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास के अंतर्गत जिस समास का दूसरा पद अर्थात उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों यानी प्रथम पद और अंतिम पदों के बीच कारक चिन्ह अथवा विभक्तियों का लोप हो जाए, वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। हमने क्या बताया? जिस समास का अंतिम पद या उत्तर पद, जैसे मैंने लिखा राजभवन मैंने लिखा, तो ये जो राज है ना, ये मेरा क्या हो जाएगा? प्रथम पद। ठीक है? और ये भवन जो है इसको क्या बोलेंगे? द्वितीय पद। द्वितीय पद को ही हम क्या बोलते हैं? उत्तर पद। और प्रथम पद को हम क्या बोलते हैं? पूर्व पद। क्लियर है? तो हमने यहाँ लिखा है, जैसे हमने यहाँ लिखा दूसरा पद अर्थात उत्तर पद। तो डेफिनेशन क्या है? जिस समास का दूसरा पद अर्थात उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच में अर्थात प्रथम पद और द्वितीय पद के बीच में कारक चिन्ह अथवा विभक्तियों का लोप हो जाए, वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। जैसे हमने लिखा राजभवन, और इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? राजा का भवन, है ना? हमने क्या बोला? प्रथम पद और द्वितीय पद के बीच में, दोनों पदों के बीच में जो विभक्ति होती है, जो विभक्ति यहाँ पर का विभक्ति है, दोनों पदों के बीच में जो विभक्ति होती है, उनका अगर लोप हो जाए तो वहाँ पर क्या होता है? तत्पुरुष समास होता। अब बात आती है विभक्ति क्या होती है सर? विभक्ति क्या होती है? समास में मुख्य रूप से 5 तरह या 6 तरह की विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। देखो कितनी लिखी हैं? 5। 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो समास में, तत्पुरुष समास में मुख्यतः 6 प्रकार की विभक्तियों का प्रयोग होता है। इन्हीं विभक्तियों के आधार पर ही तत्पुरुष समास को हम 6 तरह की विभक्तियों के आधार पर ही द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, छठी तत्पुरुष समास और सप्तमी तत्पुरुष समास, या बोलते हैं प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, पंचम विभक्ति, छठ विभक्ति, प्रथम नहीं, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, पंचम, षष्ठ और सप्तमी विभक्ति में हम इस तरह से इसको पढ़ते हैं। ठीक है? तो इसके बारे में अभी आगे बताऊंगा। तो मैंने जो डेफिनेशन लिखवाया है, तत्पुरुष समास की जो परिभाषा लिखवाई है, उसको एक बार और पढ़ोगे ठीक से। जिस समास का दूसरा पद अर्थात जो ब्रैकेट में लिखा है अर्थात उसको पढ़ सकते हो, दूसरा पद प्रधान हो, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह अथवा विभक्तियों का लोप हो जाए, वहाँ पर हमारा तत्पुरुष समास होता है। ठीक है? इसमें तत्पुरुष समास के अंतर्गत अंतिम पदों की प्रधानता होती है। हमने क्या बताया? अंतिम पद क्या है? तो दूसरा पद। हमने क्या बताया? तत्पुरुष समास में द्वितीय पद की प्रधानता होती है, या फिर उसको बोल सकते हैं दूसरे पद की प्रधानता होती है, या फिर उसको ये बोल सकते हैं उत्तर पद की प्रधानता होती है, या फिर उसी को हम बोलते हैं अंतिम पदों की प्रधानता होती है। क्लियर है? तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? इसमें अंतिम पदों की प्रधानता होती है और सामान्यतः प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। जैसे हमने पढ़ाया था उपमेय के बारे में, उपमेय क्या होता, उपमान क्या होता, वैसे यहाँ पर भी होता विशेषण और विशेष। उपमेय और उपमान सेम एक ही जैसे हैं। जहाँ जैसे उपमेय था
उपमेय की जगह यहाँ विशेषण दिया, और उपमान वहाँ था, वहाँ पर उपमान था, तो यहाँ पर विशेष दिया है। रस्म में जब पढ़ रहे थे उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, अलंकार के बारे में पढ़ रहे थे तब उसमें विशेष और उपमेय और उपमान के बारे में हमने बताया था, उपमा अलंकार के अंतर्गत हमने बताया था। क्लियर है? तो समानता प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। ठीक है, इस समास के पहले पद में द्वितीय से सप्तमी कारक, क्या लिखा है, द्वितीय से सप्तमी कारक तक की विभक्तियों का लोप हो जाता है। आप डेफिनेशन जैसे ये लिखा हुआ है वैसे ही डेफिनेशन उतार लेंगे। आप लिख लीजिए ये डेफिनेशन, मैं साइड में हो जाता हूँ, या चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। क्लियर है? और एक बार इसको मैं फिर से विजन करता हूँ। जिस समास में द्वितीय पद की प्रधानता हो और प्रथम पद और द्वितीय पद के बीच का कारक चिन्ह अथवा विभक्तियों का लोप हो जाए, वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। अब बात आती है विभक्ति क्या होती है, कारक चिन्ह क्या होता है। तो आप विभक्ति में लिखोगे, विभक्ति के बारे में, विभक्ति के बारे में हेडिंग डाल के आगे लिखोगे विभक्ति। ये 6 प्रकार की विभक्ति होती हैं, 6 प्रकार की विभक्ति हैं। अगर इनमें से कोई शब्द आता है, इन्हीं में से कोई शब्द आता है और वो लोप हो जाता है, तो आप समझ जाओगे कि ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। क्लियर है? तो एग्जाम पे क्या पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, और दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह या विभक्तियों का लोप हो जाए, वहाँ पर कौन सा समास होगा। बस इतना ही बोलेगा, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप हो जाए, तो वहाँ पर कौन सा समास होगा, 4 ऑप्शन में दे देगा। तो आपको जब आपको ये डेफिनेशन पता रहेगी तो आप आंसर सही कर पाएंगे। ठीक है? इसके आगे इसमें अंतिम पदों की प्रधानता होती है और समानता प्रथम पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष होता है। इस समास के पहले पद में द्वितीय से पहले पद में द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति या द्वितीय कारक से सप्तमी कारक तक विभक्तियों का लोप हो जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप लिखोगे, इसमें एग्जाम्पल के तौर पर लिखोगे, आप इसको आगे लिख लीजिए, कारक चिन्ह के बारे में, या फिर आगे लिखिएगा। इस यहाँ तक लिखने के बाद आप एग्जाम्पल में लिखिए गगनचुंबी। अब इसका हम विग्रह करेंगे, तो क्या लिखेंगे, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। तो यहाँ पर को विभक्ति है, तो को का, गगन को चूमने वाला, को की विभक्ति का लोप हो जाता है, तो हम क्या लिख देते हैं, गगनचुंबी। ठीक है? इसी प्रकार से हम दूसरा लिखें, राजभवन। इसका हम जब विग्रह करते हैं तो क्या होता है, राजा का भवन। यहाँ पर का कारक चिन्ह है, यह का की विभक्ति है, तो का लोप हो जाता है, क्या हो जाता है, राजभवन। यहाँ पर को का लोप हो जाता है तो गगनचुंबी हो जाता है। ठीक है? इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ। गंगा जल लिखो, गंगा जल। अब इसको हम क्या कहेंगे, गंगा का जल। ठीक है? जब इस तरह से दिखाए एग्जाम पे, या हम इसमें से ये एग्जाम पे ऐसे देगा, गंगा जल में कौन सा समास है, उसका विग्रह सबसे पहले करोगे। विग्रह करने के बाद आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर विभक्ति कौन सी लग रही है। ठीक है? विभक्ति कौन सी लग रही है, या कौन सा कारक चिन्ह लग रहा है। अगर इनमें से कोई कारक चिन्ह ना रहा है, विभक्ति करने पर, विग्रह करने पर अगर कोई कारक चिन्ह, ये दिए हुए कारक चिन्ह का अगर प्रयोग हो रहा है, तो आप समझ जाओगे कि ये तत्पुरुष समास का है। क्लियर है? अब तत्पुरुष समास की विभक्ति के बारे में लिखोगे, हेडिंग में लिखोगे तत्पुरुष समास की विभक्ति।
तत्पुरुष समास की विभक्ति, उसके आगे लिखोगे मुख्यतः 5 प्रकार की विभक्ति होती है। तत्पुरुष समास में मुख्यतः 5 प्रकार की विभक्ति होती हैं। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। तत्पुरुष समास में मुख्यतः 5 प्रकार की विभक्ति होती हैं। कौन कौन सी? को, से, के लिए, से, का, में। ठीक है, को, से, के लिए, से, का, में। मतलब से का जो से विभक्ति है ये 2 प्रकार से 2 बार आती है। 2 बार से की विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक से। अब इसमें इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा कि मैं इसको ज़्यादा डिटेल में बताऊं, बस इतना जानो कि जो से की विभक्ति है, जो से कारक चिन्ह है, से विभक्ति है, वो 2 बार प्रयोग होती है। आप सुने होंगे कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, लिख के तो बता दूं, कर्ता ने कर्म को करण से कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए अपादान से संबंध, अपादान से, कर्ता ने कर्म को करण से अपादान से संबंध का, इसमें का, की, के भी आते हैं। का, कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए अपादान से संबंध का अभिकरण में का लोप हो जाता है। इस प्रकार से अगर आप चाहो तो इसको याद कर लोगे तो उससे ही आपको ये याद हो जाएगा। या वरना इसको बस इतना याद रख लो, को, से, के लिए, फिर से, फिर का, फिर में, बस इतना। ठीक है, तो इससे जुड़े हुए जो एग्जाम्पल होंगे मैं वो करवा देता हूँ। ठीक है, पहला देख लो, को वाला देख लो। भय प्राप्त से धनहीन के लिए से देशभक्त भय मुक्त हो गया। और का, गंगा जल और एक आता है वनवास। इस प्रकार से मैं इन सभी का एक एक एग्जाम्पल दे दिया हूँ। भय प्राप्त, भय से प्राप्त, भय को प्राप्त या भय को प्राप्त। ठीक है ना, भय को प्राप्त। भय प्राप्त क्या होगा? भय को प्राप्त धनहीन, धन से हीन। ठीक है, मतलब उसके पास धन ही नहीं है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, इसका क्या हो जाएगा? देश के लिए भक्ति। गंगा जल, गंगा का जल, गंगा का जल। वनवास, वन में वास। क्लियर है? तो ये मैं
ये पूरी विभक्तियों के बारे में एक एक एग्जाम्पल दे दिया हूँ और आप लोग अब देख लीजिएगा। क्लियर है? तत्पुरुष समास के अंतर्गत अब इसमें द्वितीय तत्पुरुष, देखो द्वितीय तत्पुरुष, इसको हम द्वितीय से हमने स्टार्टिंग में लिखवाया था। द्वितीय तत्पुरुष द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक जो कारक चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है। तो ये जो जहाँ पर को आएगा, जैसे यहाँ पर आया, तो ये कौन सा हो जाएगा? द्वितीय तत्पुरुष। और ये इसके बाद से आता है, तो से कौन सा हो जाएगा? ये तृतीय तत्पुरुष। इसके बाद के लिए तीसरे नंबर में आता है, तो यहाँ पर चतुर्थी हो जाएगा, चतुर्थी तत्पुरुष। और इसके बाद गंगाजल क्या है? इसके बाद पंचम में है, पाँचवें नंबर पे क्या है? फिर से सेक आता है। तो सेक हमने लिखा नहीं, तो से का भी कर देता हूँ, एक और लिख देता हूँ, चिंता मुक्त, चिंता से मुक्त, चिंता से मुक्त। ठीक है, चिंता से मुक्त। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? इसके लिए पंचमी विभक्ति, और इसके लिए हो जाएगा षष्ठी विभक्ति, और ये कहे के लिए हो जाएगा? ये सप्तमी विभक्ति में, सप्तमी। तो ये विभक्ति अगर एग्जाम में ऐसा आ जाता है, ऐसा दे दिया भय प्राप्त, तो इसका क्या करोगे आप? सबसे पहले क्या निकालोगे? विग्रह करोगे। विग्रह में ये, तो आप देखोगे को, तो आप ये क्रम याद रखोगे। जैसे पहले में आता है, पहले नंबर पे को आता है, तो ये पहला नंबर नहीं है, दूसरे नंबर से, द्वितीय विभक्ति से स्टार्ट होता है, सप्तमी तक जाता है। तो एग्जाम में पूछेगा भय प्राप्त में कौन सा तत्पुरुष समास है। एग्जाम में अगर ज़्यादा इसमें से अगर टफ करके पूछेगा, या हार्ड एग्जाम्पल देता है, या ज़्यादा हाई लेवल में पूछता है क्वेश्चन, तो ये पूछेगा भय प्राप्त में कौन सा तत्पुरुष समास है। अब भय प्राप्त में कौन सा तत्पुरुष समास है, तो आप ये जो इसको विग्रह करोगे तो क्या निकलेगा? भय को प्राप्त, और को जो है पहली विभक्ति है, तो आप क्या बोलोगे? द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। तब एग्जाम क्या बोलोगे इसको? द्वितीय तत्पुरुष समास, द्वितीय तत्पुरुष समास। ऐसे ही पूछ लिया जाएगा धनहीन में कौन सी विभक्ति है, तो आप क्या बोलोगे? तृतीय तत्पुरुष समास। ठीक है, ऐसे ही ये सब याद रखोगे, अब इससे क्लियर हो जाएगा कि आपको इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है। वरना ये कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप इतना याद रख लो कि ये विभक्ति जो है अगर विग्रह करने पर ये विभक्ति आती है तो आप समझना तत्पुरुष समास का है। क्लियर है? इसके बाद आप लिखना चाहो तो लिख लो, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। तत्पुरुष समास में दोनों पदों के बीच में आने वाली विभक्तियों के आधार पर, तत्पुरुष समास में दोनों पदों के बीच में आने वाली विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है। तत्पुरुष समास के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला लिखोगे द्वितीयक तत्पुरुष समास। इसके बाद नेक्स्ट लिखोगे तृतीयक तत्पुरुष समास। क्लियर है? अब इसके बाद नेक्स्ट लिखोगे चतुर्थी तत्पुरुष समास, ये चतुर्थ तत्पुरुष समास।
इसके बाद नेक्स्ट लिखोगे पंचम तत्पुरुष समास। इसके बाद नेक्स्ट लिखोगे षष्ठ तत्पुरुष समास। इसके बाद नेक्स्ट लिखोगे सप्तमी तत्पुरुष समास। क्लियर है? इसमें द्वितीय तत्पुरुष समास में क्या आता है? को आता है। तृतीयक में क्या आता है? कर्ता ने कर्म को कारण से। द्वितीयक में क्या आता है? से। द्वितीयक में को आता है, तृतीयक में से आता है, चतुर्थी में के लिए आता है और पंचमी में से आता है और षष्ठी में को आता है, का आता है और लास्ट में सप्तमी में आता है में। तो ये इस हमने क्या बताया? तत्पुरुष समास में दोनों पदों के बीच में विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 प्रकार होते हैं। हमने बताया 6 प्रकार ये होते हैं: द्वितीयक तत्पुरुष, तृतीयक तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचम, षष्ठ और सप्तमी। एग्जाम में पूछता है, इन्हीं विभक्तियों के आधार पर आप देखेंगे, एग्जाम में पूछेगा कि राजभवन में कौन सा तत्पुरुष समास है? तो आप क्या बोलोगे? इसका क्या करोगे? विग्रह करोगे। राजा का भवन। क्या होगा? राजा का भवन। अब देखो इसमें क्या विभक्ति क्या आई हुई है? का। इसमें कौन सी विभक्ति है? का विभक्ति। तो अब देखो ये जो का विभक्ति है किस में आती है? षष्ठी तत्पुरुष समास में, इसमें का विभक्ति। तो अब क्या लिखोगे? राजभवन में कौन सा तत्पुरुष समास होगा? षष्ठी। तो क्या लिखो? षष्ठी तत्पुरुष समास। क्लियर हुआ? अब ऐसे ही आ जाएगा गगनचुंबी। मैंने क्या बताया था? गगनचुंबी। तो मैंने इसका क्या विग्रह होगा? इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? गगन को चूमने वाला। गगन को चूमने वाला। अब देखो इसमें कौन सा आ रहा है विभक्त कारक चिन्ह? को। अब को देखो कहाँ पर आया है? द्वितीय तत्पुरुष में। इसमें आया, द्वितीय तत्पुरुष में को आया है, तो ये कौन सा हो जाएगा तत्पुरुष समास? द्वितीयक तत्पुरुष समास। ठीक है। अब ऐसे ही आ जाए सुखयुक्त। अब यहां पर आ जाए सुखयुक्त, तो आप क्या लिखोगे? सुख से युक्त। सुख से युक्त कहाँ पर आता है? तृतीयक तत्पुरुष और पंचम तत्पुरुष। ठीक है। सुख से युक्त तृतीयक और पंचम 2 जगह आता है। यहाँ पर कारक चिन्ह क्या है? से। अब यहाँ पर पंचम होगा या तृतीयक तत्पुरुष होगा। अब ये यहाँ पर डिपेंड करता है, जहाँ पर सुख से युक्त जो अपने से जुड़ा होता है, वहाँ पर क्या होता है? द्वितीयक, तृतीयक। और जो अपने से दूर हो जाता है तो वो क्या होता है? वहाँ पर पंचम तत्पुरुष। समझ में आई? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सुख से युक्त, मतलब हमसे जुड़ा नहीं है, वो हमसे दूर हो गया है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? पंचम तत्पुरुष। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पंचम तत्पुरुष समास। क्लियर है? इसी प्रकार से आगे आप लोग इसके बारे में और देख सकते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो तत्पुरुष समास की क्लास कंप्लीट हुई और आज हम क्लास यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगली क्लास में मिलेंगे एक नए समास के साथ। तत्पुरुष समास के बाद कर्मधारय समास पढ़ेंगे,
इसके बाद द्विगु समास पढ़ेंगे, इसके बाद बहुब्रीहि पढ़ेंगे, फिर उसके बाद द्वंद्व पढ़ेंगे। और उनके बाद में थोड़ा जो कहीं पर डिफरेंस होता है जो तत्पुरुष समास में, वहाँ पर हम थोड़ा उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारा तत्पुरुष समास कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम तत्पुरुष समास की क्लास यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगली क्लास में हम मिलेंगे कर्मधारय समास के साथ। जब तक आप मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।